हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का आणविक आधार। अब वंशागति का आणविक आधार स्टार्ट हम करेंगे एक टॉपिक से जो है डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपको पता है इनसाइड द सेल देयर इज प्रेजेंट अ न्यूक्लियस एंड इनसाइड दैट न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल। वो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं किसके? डीएनए के। वो क्रोमोसोम ही क्या है? उसी का वही क्रोमोसोम जो बना होता है डीएनए का। ठीक, तो डीएनए क्या है, क्या इसका कार्य होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, यही सब हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए के फुल नेम से जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के स्ट्रक्चर का जो डिटेल्ड जो समझाया था, जो पूरा स्ट्रक्चर समझाया था बच्चों, वो समझाया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने एक मॉडल दिया था जिससे डीएनए की संरचना समझाई थी उन्होंने, और इसी को हम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं, जिसे हम आज पढ़ेंगे। लेकिन डबल हेलिकल मॉडल पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों यहाँ देखते हैं डीएनए में मेन जो चीज़ें पाई जाती हैं, तीन चीज़ें। फर्स्ट है नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस जिसे हम कहते हैं। सेकंड है शर्करा या शुगर, राइबोस शुगर यहाँ होती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ पे पाई जाती है डीएनए में, शुगर। और थर्ड है फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप इसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट जो चीज़ है जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार कह रहे हैं या नाइट्रोजनी बेसिस कहते हैं, ये नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं डीएनए में। ये दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी बेसिस। मैं पहले आपको वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि नाइट्रोजनी बेसिस जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहले होते हैं प्यूरीन एंड सेकेंड आर पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच आर फाउंड इन डीएनए। देखो बच्चों, प्यूरीन्स जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन ए जी, और पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जो पिरिमिडीन है वो केवल आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए में प्यूरीन्स क्या पाए जाएंगे? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स क्या पाए जाएंगे? साइटोसिन और थाइमिन, ये चार पाए जाएंगे। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक हो गया, इन्हीं के बीच में जो है बॉन्डिंग होती है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अब प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के नाम याद करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में। प्योर एज गोल्ड, ये आप याद करेंगे, प्योर एज गोल्ड। तो प्योर प्यूरीन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक, पायरिमिडीन्स के लिए कट द पाई, CUT, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। CUT क्या है? ये नाम है, ये शॉर्ट लिखे हुए हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। द पाई मीन्स पिरिमिडीन। ठीक है, और पायरिमिडीन। तो प्योर एज गोल्ड, कट द पाई, ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपको याद करने की, कंफ्यूज ना हो आप जिससे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन्स के नेम में। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या मेन डिफरेंस है बच्चों? जो प्यूरिन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू पिरिमिडीन्स। इनकी संरचना बड़ी होती है, डबल साइकिल इनमें होते हैं, डाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर इनका होता है, जो मैं भी आपको समझा रही हूँ आगे। और जो पिरिमिडीन्स होते हैं इनका संरचना स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता है और दे आर मोनोसाइक्लिक, एक चक्रीय ये होते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन में हमने बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ा है वहाँ पे हमने देखी थी प्यूरिन्स की संरचना। देखो बच्चों, ये एक प्यूरिन है, एडेनिन जो है, एडेनिन की संरचना यहाँ पे बनाई है, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्यूरिन का ये दिखाया गया है, लार्जर स्ट्रक्चर है, और ये एडेनिन है। ठीक है, प्यूरिन। ग्वानिन की संरचना देख रहे हैं, यहाँ पे भी दो चक्रीय संरचना है, 2 रिंग्स आर प्रेजेंट है। ठीक है, ग्वानिन है ये। ठीक है, नाम इसका है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन और इसका है 6 अमीनो प्यूरिन, बट दिस इज एडेनिन एंड ग्वानिन।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम देखते हैं पिरिमिडीन्स की। अगर हम संरचना देखते हैं तो मैंने आपको बताया था पिरिमिडीन्स में क्या है। पिरिमिडीन्स दे हैव स्मॉलर स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स आर मोनोसाइक्लिक इन नेचर। ये मोनोसाइक्लिक संरचना है। देखो साइटोसिन है, ओनली वन रिंग इज प्रेजेंट, वन NH3 ग्रुप, वन CO ग्रुप, थाइमीन एंड यूरेसिल। ठीक है बच्चों, तो ये प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स ये दोनों क्या है, नाइट्रोजनी क्षार हैं जो कि DNA में पाए जाते हैं। अब DNA में बच्चों क्या होता है, जो अभी हमने ATGC पढ़े थे, तो DNA में जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये आपस में एक दूसरे से बंध बनाते हैं। ठीक है, एडेनिन जो कि एक क्या है, प्यूरिन है, वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, बंध बनाता है किसके साथ, थाइमीन के साथ में, जो कि क्या है, पिरिमिडीन है, राइट। ऐसे ही साइटोसिन जो कि क्या है, एक पिरिमिडीन है, वो हमेशा बॉन्डिंग करता है किसके साथ में, ग्वानिन के साथ में, जो कि क्या है, प्यूरिन है। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ में बनाएगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। नाइट्रोजनस बेसेस ये आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं एक दूसरे से, इसको हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी यानी कि एडेनिन का जुड़ाव हमेशा थाइमीन के साथ में और ग्वानिन का हमेशा साइटोसिन के साथ में होता है। A और T के मध्य में जो बंध बनते हैं दे आर 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंधों से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। DNA में ये रहता है। ठीक है, जबकि अगर हम RNA में देखेंगे तो RNA में मैंने आपको बताया था पहले, RNA में ये थाइमीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ RNA में एडेनिन ग्वानिन तो पाए जाएंगे, साइटोसिन भी पाया जाएगा, बट थाइमीन की जगह यहाँ पे एक नया पिरिमिडीन होता है जो कि क्या कहलाता है, यूरेसिल। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी RNA में, जो एडेनिन के साथ में बॉन्ड बनेगा वो होगा U। ठीक है, A और U के मध्य में बॉन्ड बनेगा और C और G के साथ में। तो यहाँ देखो DNA का, आपका अभी हम DNA पढ़ रहे हैं, तो DNA में कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या होगी, A विल मेक बॉन्ड विथ T एंड C विल मेक बॉन्ड विथ G। तो बच्चों नाइट्रोजन क्षार हम समझ गए क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन 2 टाइप की नाइट्रोजन क्षार है। सेकेंड चीज़ जो DNA के स्ट्रक्चर में मेन है वो है शुगर या शर्करा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो शुगर जो है, जो पाई जाती है यहाँ पे, वो है एक 5C यानी कि पेंटोस शर्करा, 5 कार्बन शुगर पाई जाती है, 5 कार्बन उपस्थित होते हैं शुगर में, जिसे हम पेंटोस शर्करा कहते हैं, या इसे हम डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अब डीऑक्सीराइबोस शर्करा हमने बोला है ना, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा का क्या मतलब है। ठीक है, और कार्बन इसमें 5 प्रेजेंट है और हम इसे बोलें डीऑक्सीराइबोस शर्करा। एक शर्करा होती है जिसे हम बोलते हैं राइबोस शर्करा, जो कि RNA में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ कि राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, इनमें क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, ये राइबोस शर्करा का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है, दोनों ही पेंटोस शुगर्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन सब में पाए जा रहे हैं। इसमें भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। ठीक है, राइबोस शर्करा भी एक पेंटोस शर्करा है और डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी पेंटोस शर्करा है। इनमें 5 कार्बन पाए जा रहे हैं दोनों में, बट इनमें अंतर क्या होता है कि जो राइबोस शर्करा है इसमें 2 OH समूह पाए जाते हैं, जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो कि DNA में पाई जा रही है, इसमें केवल एक OH समूह पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है, यहाँ के लिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है ताकि आप इसको समझेंगे फिर से। 2 OH समूह राइबोस शर्करा में और 1 OH समूह डीऑक्सीराइबोस शर्करा में। ये संरचना समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसी के बेस पे हम क्या समझेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजनस क्षार शर्करा से और फॉस्फेट समूह से जुड़ते हैं। अगला जो आता है बच्चों वो है फॉस्फेट समूह। यहाँ पे तीसरी चीज़ जो DNA का पार्ट है, पहला तो नाइट्रोजनस क्षार था, सेकंड शुगर, थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही जो हम बोल रहे हैं ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड यानी कि अम्ल, यानी कि DNA क्या है, स्लाइटली एसिडिक है नेचर में, तो ये एसिडिक नेचर इसको अपने इस फॉस्फेट समूह से ही DNA को मिलता है। ठीक है, और दूसरा ये जो PO4 समूह है, फॉस्फेट समूह जो होता है ये ऋणावेशित होता है और इसी कारण DNA भी हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम में, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपसे छोटे छोटे बीच में पूछे जाते हैं कि DNA पे क्या आवेश है या एसिडिक है तो किस वजह से है, फॉस्फेट समूह की वजह से। ठीक है, अच्छा बच्चों, पहले वीडियो में मैं आपको पहले बताया है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। DNA में उपस्थित नाइट्रोजन बेस और शर्करा ये दोनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड को।
ठीक है। और जब ये न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह भी ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये मैं आपको पहले अच्छे से डिटेल में बता चुकी। यहाँ फिर से आपका रिवाइज हो रहा है कि न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन क्षार और शर्करा मिलकर के निर्माण करते हैं न्यूक्लियोसाइड का, और उसमें जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे डीएनए की खोज हुई। इसमें बच्चों 1869 में फ्रेडरिक मिस्टर ने सबसे पहले पस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। किसने? फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में। और इन्होंने इसको जो नाम दिया, तब डीएनए इसका नाम नहीं दिया गया था, इन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस से कुछ सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया डीएनए को, और इन्होंने उसको डीएनए को तब न्यूक्लिन बोला था। ठीक है। उसके बाद नए साइंटिस्ट आए अल्टमान, उन्होंने इस न्यूक्लिन पे और रिसर्च किया और उसका नाम न्यूक्लिन से कन्वर्ट करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ठीक है। इन 1953 में बच्चों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए की संरचना का, और यही डीएनए की संरचना का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, इस पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और यही संरचना मान्य है। इसी को अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन क्षार है, शर्करा है, फॉस्फेट समूह है, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ में ये जुड़े हुए हैं। बच्चों ये एक डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल का एक डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, एक चेन ये है और एक चेन ये है। ठीक है। जिसमें कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन श्रृंखला है, इसमें जो बैकबोन है इसका वो बना होता है शुगर और फॉस्फेट से। ये इसका जो मेन ढांचा है बैकबोन, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। ठीक है। जबकि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, जैसे यहाँ पे बीच में बनाए हुए मैंने, ये सब नाइट्रोजनस बेसेस, बीच में नाइट्रोजनस बेसेस हैं और इसके इधर फॉस्फेट शुगर की एक बैकबोन है। ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाती हैं। इनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी रहती है। जो दोनों चेन्स हैं इनकी जो पोलैरिटी रहती है वो रहती है एंटी पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब ये एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है? एंटी पैरेलल का मतलब बच्चों होता है कि यहाँ पे सपोज जो कार्बन एटम है 5' पोजीशन पे है इस डायरेक्शन में, तो इसी चेन का वो नेक्स्ट यहाँ होगा 3' पे, राइट। और यहाँ 5' और यहाँ पे 3' पोजीशन पे रहेगा। इसमें 3' पे है तो यहाँ लास्ट वाला इसका होगा 5' पे। ठीक है। तो एंटी पैरेलल का यही मतलब रहता है कि कार्बन एटम एट 5' पोजीशन इन वन डायरेक्शन इन वन चेन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द अदर चेन। इस चेन में 5' पे है कार्बन, तो इस वाली पे 3' पे रहेगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं कि दोनों चेन पैरेलल हैं, बट इनकी 5' 3' जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहती है एक दूसरे के। इस चेन की 5' डायरेक्शन 5' to 3' ऐसे रहेगी, तो दूसरी चेन की नीचे से 5' to 3' रहेगी। इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी इन चेन्स की रहती है। ठीक है हो गया। ये जो डीएनए का डायमीटर होता है बच्चों, ये डिस्टेंस जो होता है यहाँ का, ये रहता है 20 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं, ये चेन का एक जो कंप्लीट टर्न होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम रहती है। और इस 34 एंगस्ट्रॉम के इस बीच में, इतने बीच में टोटल कितने बेस पेयर रहते हैं? 10 बेस पेयर्स रहते हैं। 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, बट यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितने बेस पेयर्स पाए जाएंगे? 10 बेस पेयर्स पाए जाएंगे। ठीक है। और इसीलिए 2 बेस पेयर्स की, मतलब ये एक बेस पेयर है, ये 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, राइट। इन 2 बेस पेयर के जो बीच का डिस्टेंस है दैट विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों। यहाँ से एक टोटल टर्न जो है उसके बीच का डिस्टेंस जो रहता है वो रहता है 34 एंगस्ट्रॉम, और 2 बेस, और इस टोटल में 10 बेस पेयर्स रहते हैं, तो 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये जो बेस पेयर्स हैं बच्चों देख रहे हैं आप, ए और टी, जी और सी, अभी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंटरिटी बताई थी वहाँ पे। कॉम्प्लीमेंटरिटी का क्या मतलब होता है कि प्यूरिन्स जो होती हैं, प्यूरिन्स
विल मेक बॉन्ड विद पिरिमिडीन, राइट। तो ए क्या है, एडेनिन प्यूरिन है, और थाइमिन क्या है, पिरिमिडीन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऐसी एटी के बीच में 2, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दोनों, ये जो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये हमेशा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और हमेशा यही रहता है, प्यूरिन विल बी इन अपोजिट टू पिरिमिडीन, प्यूरिन कम्स अपोजिट टू दी पिरिमिडीन, ठीक है। अब ये प्यूरिन ही पिरिमिडीन के अपोजिट क्यों आ रहा है हमेशा, प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन पिरिमिडीन? इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिक्वायर्ड टू जनरेट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस, है ना। ये जो डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम का, यहाँ का ये 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस जनरेट करने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक अ बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन प्यूरिन के बीच में भी अगर बॉन्ड बनेगा, या प्यूरिन पिरिमिडीन पिरिमिडीन के बीच में बनेगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में ही बॉन्डिंग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों इस स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये जो डीएनए है ये राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त दिशा में घूमा हुआ रहता है, राइट हैंडेड फैशन में, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इसे कह सकते हैं, कि द बोथ चेन्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, या दक्षिणावर्त दिशा में ये घूमी रहती हैं, ठीक है बच्चों। तो यही संरचना आपकी डीएनए की है जो आपसे पूछी जाती है। यही कुछ बेसिक इसके पॉइंट्स थे जो डबल हेलिकल मॉडल में दिए थे वॉटसन एंड क्रिक ने। अब ये तो मेन स्ट्रक्चर डीएनए का था। अब थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे ये फॉस्फेट और शुगर बैकबोन, शुगर फॉस्फेट आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे नाइट्रोजनस बेसिस शुगर से जुड़े हुए हैं, ये अब हम आगे चल के देखते हैं। बच्चों ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेस पेयर्स एंड शुगर फॉस्फेट चेन्स। मतलब जो डीएनए की संरचना अभी मैंने आपको बताई थी उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर एकदम, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं बीच में, और ये बैकबोन इधर जो बन रहा है बैकबोन, ये पूरा ये है शुगर एंड फॉस्फेट का। तो किस प्रकार से नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस कैसे जुड़े हैं शुगर से कैसे जुड़ा है फॉस्फेट, ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं जो शुगर और फॉस्फेट है, देखो बच्चों ये शुगर है, इससे जुड़ा है फॉस्फेट समूह, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट समूह के मध्य जो बंध बनता है वो कहलाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से शुगर और फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो ये जो शुगर है, शुगर यहाँ पे किससे जुड़ा है, नाइट्रोजनिक क्षार से। तो शुगर और नाइट्रोजनिक क्षार के बीच में जो बंध बनता है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं बच्चों। ये अगर हम ऐसे इसे लें, इधर एक साइड का हम देख लेते हैं, ठीक है। एक साइड का हम इधर देखते हैं, ये नाइट्रोजनिक क्षार है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है। इस वाले को हम एक को समझते हैं तो आपको फिर ये बाकी सारा टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रोजनिक क्षार है साइटोसिन, ठीक, ये शुगर है और ये है फॉस्फेट समूह, ठीक। तो पहले देखते हैं हम नाइट्रोजनिक क्षार जो है ये पेंटोस शर्करा के प्राथमिक कार्बन यानी कि फर्स्ट कार्बन से, जो नंबरिंग हम करते हैं ना आईयूपीएसी में, आपको पता है नंबरिंग कैसे की जाती है। जब भी किसी का आईयूपीएसी कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम, तो उसमें हम 1 2 3 4 करके नंबर देते हैं कार्बन को, ठीक है। तो जो पहले नंबर पर जो कार्बन है दैट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन जिसे हम कह रहे हैं। तो जो नाइट्रोजनिक क्षार है, नाइट्रोजन बेस है, वो पेंटोस शर्करा के कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट, और अगर जितने भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है किससे, शुगर से, विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर, राइट। अब देखो आगे, जो फॉस्फेट समूह है, फॉस्फेट ग्रुप, ये इस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है फॉस्फेट समूह, ठीक है। और यहाँ भी देख रहे हो आप, ये भी फॉस्फेट समूह जुड़ा है यहाँ से। तो ये दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट समूह है वो
पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि जो नाइट्रोजन बेस है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से, प्राथमिक कार्बन से जुड़ता है। फॉस्फेट समूह कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है शुगर के, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है आपको समझ में आ गया था ना। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बता रखा है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है ओनली नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, केवल नाइट्रोजनी बेस एंड शुगर, ये दोनों केवल बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इनमें जब टोटल ये पूरा फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर भी देखो आप, ये क्या है, एडेनिन, यानी कि एक प्यूरिन है। प्यूरिन यहाँ पे जुड़ रहा है किससे, शुगर से, शुगर जुड़ रहा है फॉस्फेट समूह से। तो ये पूरा तीनों को ले लिया, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड कितना होगा, केवल नाइट्रोजनिक क्षार और शुगर, जब उसमें फॉस्फेट समूह नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में देयर विल बी 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक, एंड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होंगे 3 डबल बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बच्चों इतनी ही संरचना थी हमारी डीएनए की। आशा करती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझ में आएगा। थैंक यू।